गुड मॉर्निंग लाल एवं लालियों, स्वागत है आपका बीएससी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स 13 जून 2023 की और देखते हैं आज के प्रश्नों को। और बेहतरीन प्रश्न है, तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। देखिए अपने बैच आरक्षक का बैच है, अभी एमपी पुलिस में वैकेंसी आने वाली है, उसका बैच स्टार्ट हो रहा है। एमपीएसआई, साथ में एमपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, इसका बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एमपीएसआई और आरक्षक। इसमें टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे अपन इन दोनों के, और साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे के। और जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लैट और सीयूटी। अभी आपको पता है एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और एफसीआई में वैकेंसी आने वाली हैं। इनके टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं अपन ने, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से। ऐप भी अपनी कोचिंग का जो ऐप है पीएससी इंस्टीट्यूट के नाम से, आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ ही रहें, शेयर करिए, लाइक करिए और भरपूर प्यार दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। पहले ही क्वेश्चन देखिए आप, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आगामी गगनयान मिशन के लिए किस फर्म ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ साझेदारी की है? टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, सुजुकी मोटर्स। बताइए किसने गगनयान के लिए इसरो के साथ समझौता किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है। आगामी गगनयान मिशन के लिए किस फर्म ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ साझेदारी की है? तो देखिए इसका आंसर जो है वो है टाटा गैलेक्सी। क्या है टाटा गैलेक्सी? डिजाइन व टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। इसने क्या किया है? इसमें क्या करेगा? क्रू मॉड्यूल, रिकवरी मॉडल को डिजाइन व विकसित करेगा। ये इसका काम रहेगा। इसमें टाटा एलेक्सी है, उसका क्या कैसी इंस्टीट्यूट है? डिजाइन व टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। क्या काम करना है इसका? ये इसरो के साथ मिलकर क्रू मॉड्यूल, रिकवरी मॉडल को डिजाइन व विकसित करेगा। ठीक है ना, ये इसका काम रहेगा। इसमें जो इसरो के साथ इसका समझौता हुआ है, इसरो ने पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता किया है, जो काम क्या करेगी? जो क्रू मॉड्यूल, रिकवरी मॉडल को डिजाइन व विकसित करेगा। अब गगनयान क्या है? गगनयान में 3 मिशन शामिल हैं। 3 मिशन शामिल हैं इसमें। कैसे मिशन है देखना। इसमें 2 मानव रहित और 1 मानव सहित। अब मानव सहित मतलब मानव साथ में जाएंगे। कितने मानव साथ में जाएंगे? तो देखना, 1 महिला सहित, 1 महिला सहित कुल 3 सदस्य। अब जी देखो, हर कोई पकड़ के तो बैठा नहीं देंगे, जाओ चलें 3 ही जने। इन्हें कोई ना कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें अंतरिक्ष में जाना है। तो इन सदस्यों को प्रशिक्षित कौन कर रहा है? गगनयान में जाने वाले जो सदस्य हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्हें प्रशिक्षित कौन कर रहा है? तो इन्हें प्रशिक्षण देने का काम, इन्हें जो प्रशिक्षण दे रहा है भारत प्लस रूस। ये दोनों देश मिलकर इन अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करेंगे, जो कहाँ जाएंगे? गगनयान मिशन में मानव सहित जो इनका मिशन रहेगा उसमें जाएंगे। बाकी 2 मानव रहित मिशन है। गगनयान मिशन का जो टारगेट था, पहले कुछ था, उसे बदलकर 2023, फिर आगे उम्मीद लगाई जाए 2024 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च कैसे किया जाएगा? GSLV 3rd
इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग व्हीकल मार्क थर्ड, इसको एक और नाम है इसका, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क थर्ड इसका नाम है, या GSLV थर्ड इसका नाम है। ठीक है, भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के काम में आता है ये। तो गगनयान मिशन ये है। इसी में देखना ये इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई इसकी स्थापना हुई थी कब? 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है इसके? S सोमनाथ। क्लियर है? और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुझे लगता है आप तो रट जाने चाहिए, इतनी बार अपन ने पढ़ लिया है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहलाते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसका आंसर आप देना, क्योंकि मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। मैं इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आगामी गगनयान मिशन के लिए किस फर्म ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ साझेदारी की है? तो टाटा एलेक्सी है, डिजाइन व टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट या कंपनी है ये। ठीक है ना? क्या काम कर रहा है? क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल को डिजाइन व विकसित करेगा। गगनयान में कितने मिशन शामिल है? 3 मिशन शामिल है, 2 मानव रहित, 1 मानव सहित। मानव सहित में 1 महिला सहित 3 सदस्य है। ठीक है ना? इन्हें प्रशिक्षण कौन देगा? भारत और रूस मिलकर इनको प्रशिक्षण देंगे। क्लियर है? तो टाटा एलेक्सी इसका आंसर हो गया। और बाकी ये हमने पढ़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? किसानों को सशक्त बनाने के लिए कहाँ गया? काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किसके साथ साइन किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR ने किसके साथ MOU साइन किया है? ये आपको बताना है इसमें। इफ्को के साथ, इसरो के साथ, भारतीय रेलवे के साथ, अमेजन किसान के साथ, किसके साथ किया बताइए? तो बताइए, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो देखना, साइन करने के पीछे उद्देश्य भी तो कुछ ना कुछ होगा कि इन दोनों ने ICAR ने जिसके भी साथ MOU साइन किया है, समझौता किया, उसका उद्देश्य तो कुछ होगा ही होगा। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वैज्ञानिक कृषि को बढ़ाना। क्या? जो किसानों की फसलें हैं उन्हें वैज्ञानिक ढंग से विकसित करना, और किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती कैसे की जाती है, ठीक है ना, उसका मार्गदर्शन देना है। वैज्ञानिक कृषि को बढ़ाना और मार्गदर्शन देना, और किसानों को मार्गदर्शन देना। ठीक है ना? अगर उद्देश्य पूछ लीजिए। दूसरा क्या है? एक तो ये पॉइंट है इसका। दूसरा, उच्च उपज व आय के लिए, एक तो अच्छी उपज हो जिससे आय भी ज्यादा से ज्यादा हो किसानों के लिए, उच्च उपज व आय के लिए दोनों, अब दोनों मतलब जे और जे, दोनों संगठन की ताकत बढ़ाना, कि अच्छी उपज हो और अच्छा आय का साधन बने, इसलिए दोनों संगठनों के बीच में तालमेल बैठाना और उनकी ताकत को बढ़ाना। उच्च उपज व आय के लिए दोनों संगठन में तालमेल और ताकत बढ़ाना, संगठन में तालमेल बढ़ाना व उनकी ताकत बढ़ाना। तो वह किसके साथ ICAR MOU साइन कर रहा है? तो इसका आंसर है अमेजन किसान के साथ। क्या आंसर हो जाएगा? अमेजन किसान, अमेजन फार्मर स्टोर है, उसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है ना? पुणे में। ICAR क्या है? ICAR
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसकी स्थापना, देखो ये बहुत पुराना संगठन है, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम, दूसरा इसका मुख्यालय, दूसरा इसका अध्यक्ष, ठीक है। तो ICAR की स्थापना 1929 में, तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर है ना? इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष, तो इस अध्यक्ष का ध्यान रखना, अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, क्योंकि कृषि मंत्री यही है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। ICAR, तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो आंसर है अमेजन किसान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल किससे संबंधित है? रेलवे, इसरो, हवाई यातायात, शिक्षा, किससे संबंधित है? बताइए इसका आंसर। तो देखिए संचार साथी पोर्टल किससे संबंधित है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसे लॉन्च किसने किया है, किस मंत्रालय से संबंधित है, किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? लॉन्च देखिए, इसे लॉन्च किया है दूरसंचार मंत्रालय ने। दूरसंचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसके मंत्री कौन है? तो मंत्री है अश्विनी वैष्णव, ये इसके मंत्री हैं। ठीक है ना? काम क्या है इसका? खोए हुए मोबाइल को ऑनलाइन ट्रैक करना, मतलब आप पकड़ सकते हैं अपना मोबाइल के बारे में, जानकारी मिला सकते हैं कि कहाँ पर है, और आपके मोबाइल पर कितने सिम चल रहे हैं या कितने सिम रजिस्टर्ड हैं, इसका आप पता कर सकते हैं। मोबाइल कितने सिम एक्टिवेट हैं या रजिस्टर हुए हैं, ठीक है ना? तो इसका आप पता कर सकते हैं। लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है? चर्चा का कारण क्या है? अभी आप जानते हैं उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है, भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। उसमें क्या किया है रेलवे ने जो व्यक्ति घायल हैं या मरे हुए व्यक्ति हैं, उनकी पीड़ितों की तस्वीर लेकर जो AI आधारित संचार साथी पोर्टल है, इसके माध्यम से पीड़ितों की तस्वीर लेकर उनके आधार नंबर पता करना और उसी के द्वारा उनके फोन नंबर पता करना, जिससे उनके घर के लिए संदेश भेजना। ये काम किया है संचार साथी पोर्टल ने। तो रेलवे का एक महत्वपूर्ण काम, जिसमें जो पीड़ित लोग थे जिनका पता नहीं चल रहा था ये कौन है, तो उनकी इस AI आधारित संचार साथी पोर्टल ने तस्वीर ली। तस्वीर से क्या का पता चला? आधार नंबर का और उनके फ़ोन नंबर का। उसके माध्यम से तो उनके घर के जो सदस्य थे उनको उनके बारे में बताया गया है।
ठीक है ना। तो इसका बेहतरीन उपयोग रेलवे ने किया है, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रेलवे। संचार साथी पोर्टल का अभी हाल ही में किसने उपयोग किया है, तो रेलवे ने। पर ये है किससे संबंधित, दूरसंचार मंत्रालय। चूंकि इस ऑप्शन में दूरसंचार मंत्रालय नहीं है, इसलिए अपन ने आंसर क्या लगाया है, रेलवे। बाकी किस मंत्रालय से संबंधित है, दूरसंचार जो मंत्रालय है उसने। किसने इसे प्रमोट किया, किसने लॉन्च किया, तो मंत्री का नाम है क्या, अश्विनी वैष्णव। ठीक है ना। उपयोग कहाँ के, संचार साथी पोर्टल ने का उपयोग रेलवे ने कहाँ पर किया, किस भीषण हादसे में, तो उड़ीसा के बालासोर में जो भीषण हादसा हुआ था उसमें पीड़ितों की बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए AI आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संचार साथी पोर्टल का उपयोग किया है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, हैदराबाद। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पर ये होने जा रहा है। पहला इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पहला हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, कहाँ पर होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, हैदराबाद। तो देखना ये जो सम्मेलन होने जा रहा है पहला, इस प्रकार का पहला हिंदू और अमेरिका का जो दोनों मिलकर जो सम्मेलन कर रहे हैं, ये पहला सम्मेलन हो रहा है, ये होगा 14 जून को। ठीक है ना। कहाँ पर होने जा रहा है, ये हो रहा है कहाँ पर, अमेरिका में ही होगा। अब अमेरिका में होगा तो कहाँ पर होगा, वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन में होगा। कौन करेगा ये इंपॉर्टेंट है, आयोजन कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखना इसमें कौन आयोजन कर रहा है। 20 से अधिक प्रवासी निकाय हैं अमेरिका में, जो 20 से अधिक प्रवासी निकाय, प्रवासी मतलब NRI, प्रवासी निकाय तो द्वारा गठित, इनके द्वारा जो गठित है एक समिति बनाई गई है। क्या समिति का नाम है, वो ही इंपॉर्टेंट है देखना। अमेरिकन्स फॉर हिंदू पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ये कमेटी बनाई गई है, ये इसका आयोजन कर रही है। अमेरिकन्स फॉर हिंदू पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, इसका आयोजन कर रही है, किसका, हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का। इसका उद्देश्य क्या है, इस कमेटी का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है हिंदू समुदाय की चिंताओं को सामने लाना। क्योंकि अमेरिका में हिंदू संगठन के ऊपर एक भी ग्रुप नहीं है जिसके कारण वहाँ के हिंदू लोगों को समस्याओं को सरकार के सामने रखा जा सकता है। तो ऐसा पहला कमेटी बनी है जिसका नाम है अमेरिकन्स फॉर हिंदू पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसके द्वारा हिंदू समुदायों की चिंताओं को सरकार के सामने लाना है। और ये अमेरिका के साथ मिलकर हिंदू और अमेरिका के जो लोग, जो कंट्री है, पहला सम्मेलन करने जा रहे हैं। और ये सम्मेलन होगा कहाँ पर, वॉशिंगटन में। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन। न्यूयॉर्क का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है ना। सबसे प्रदूषित 2022 के अनुसार तो लाहौर है, और अब जो सबसे प्रदूषित है, सबसे प्रदूषित न्यूयॉर्क है। आपसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूयॉर्क विश्व में सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, किस कारण से है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो इसका आंसर ध्यान रखना, कर्नाटक के जंगलों में आग के कारण न्यूयॉर्क सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। हमारे इधर आप दिल्ली जानते ही हैं। हैदराबाद का मैंने आपको बताया था, हैदराबाद को अभी अवार्ड मिला है टाइम के लिए। एयरपोर्ट का जो हैदराबाद एयरपोर्ट है, टाइम की पाबंदी के लिए इसे बेस्ट अवार्ड मिला है पूरे भारत में। ठीक है ना।
तो पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? वॉशिंगटन में। न्यूयॉर्क सबसे प्रदूषित है, हमारे इधर दिल्ली है। हैदराबाद को मैंने आपको बताया, हैदराबाद को टाइम की पाबंदी के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट को बेस्ट अवार्ड मिला है। और हमने ये भी देखा उसमें एतिहाद एयरलाइंस जो है यूए की, उसे पर्यावरण के लिए सबसे बेस्ट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। बताइए आंसर क्या होगा इसका? देखिए इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? देखो इस आईडी में क्या होगा, इस आईडी का काम है बेरोजगारों को पहचानना, बेरोजगारों को की पहचान करना, पहचान करना। सरकार, जिस राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है वो राज्य सरकार ये चाहती है कि जिन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और जो बेरोजगार हैं उन्हें सरकार कोई ना कोई रोजगार दे और योजनाओं का फायदा पहुंचाए। तो ऐसी फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च करने वाला है कौन? उत्तर प्रदेश। तो आंसर है इसका क्या? उत्तर प्रदेश। देखो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। दूसरा आप जानते हैं यूपी में क्या है? बरेली। बरेली में क्या बनने जा रहा है? नाथ कॉरिडोर। ठीक है ना। और यूपी ने 13वीं इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप तो किसने जीती? उत्तर प्रदेश ने जीती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप मध्य प्रदेश के लिए आंसर बताना है आपको। लाडली लाडली बहना योजना कब लागू हुई, कब स्टार्ट हुई, ये आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थर्ड एडिशन कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में। नाथ कॉरिडोर कहां बनेगा? बरेली। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। 13वीं इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। तो फैमिली आईडी किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारों की पहचान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, जयपुर। बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखिए, पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? देखिए पहले तो इसका उद्देश्य देखिए, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का जो उद्देश्य है नेशनल ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस या कॉन्क्लेव का जो उद्देश्य है वो क्या है? देश भर में प्रशासनिक सेवा व प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाना और प्रशासनिक सेवा हेतु अवसंरचना
अवसंरचना को मजबूत बनाना। ये इसका उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? देश भर में प्रशासनिक सेवा, जो सिविल सर्वेंट है और जो ट्रेनिंग सेंटर, उनके बीच में जो सहयोग है उसको बढ़ाना, और जो प्रशासनिक सेवा है उसके हेतु और बेहतर क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। यही इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता किसने करी इस सम्मेलन की? इसकी अध्यक्षता करी पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी ने इसकी अध्यक्षता करी। कहां पर हुआ ये कहां पर हुआ है? पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये पहला है, तो कहां पर हुआ ये? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में। इसका आयोजन कौन कर रहा है? आयोजन करता कौन है? इसका आंसर तो हो जाएगा दिल्ली। इसका जो आयोजन करता है, आयोजन कर रहा है इसका क्षमता निर्माण कमेटी, CBC, ये इसका आयोजन कर रहा है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना है इसमें, प्रशासनिक सेवा की क्षमता निर्माण के जरिए देश में प्रशासनिक सेवा को मजबूत करने के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट हुआ है? कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? बताइए। प्रशासनिक सेवा की क्षमता निर्माण के जरिए देश में प्रशासनिक सेवा या शासन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए या सुधारने के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया है? इसका आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी ये स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन ये हो जाता है कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना, सितंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था। ये मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था। इसी को का आगे का जो रास्ता है वो है पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन, दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में किया गया, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिल्ली। पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन, फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंस का हुआ दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिकों ने किस मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए एक नया एंटीबायोटिक खोजा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी चर्चा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रही है, तो उससे संबंधित ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बताइए भाई, एंटीबायोटिक कौन है जिसे खोजा गया है? एंट्रोकोकस कैंडिडा क्रूसी, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकरा आरोयस, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिकों ने किस मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए एक नया एंटीबायोटिक खोज लिया है? तो पहले देखिए ये एंटीबायोटिक खोजा किसने है, नाम देख लेंगे पहले। तो ये खोजा किसने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको खोजने वाला है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी है कहाँ की? कनाडा की। उसने इस एंटीबायोटिक को खोजा है। खोजा कब होगा? जब उसने बैक्टीरिया के बारे में पता लगाया होगा। ये बैक्टीरिया
किसको अफेक्टेड करेगा? ये उन रोगियों को प्रभावित करेगा जिनकी देखभाल वेंटिलेटर और ब्लड कैथेटर जिनकी देखभाल के लिए वेंटिलेटर और ब्लड कैथेटर की आवश्यकता होती है, उनमें ये वायरस पाया जाता है। ठीक है ना? तो इसका नाम है क्या? वैज्ञानिक किस मल्टीड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए एक नया एंटीबायोटिक हो जाए तो उसका नाम है एसिनिटोबैक्टर बाउमानी। ये वो वायरस है जिसके लिए एंटीबायोटिक खोजा गया है काय की मदद से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंटीबायोटिक किसने खोजा है? तो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा की अभी चर्चा में क्यों थी, तो आप आंसर लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक खोजा है एआई की मदद से। ठीक है ना? बैक्टीरिया का नाम क्या है? एसिनिटोबैक्टर बाउमानी, इसका आंसर है। किन रोगियों को हो सकता है ये? जिनकी देखभाल के लिए वेंटिलेटर और ब्लड कैथेटर की आवश्यकता होती है, ये उन रोगियों के लिए हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्थान ने राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृत काल लॉन्च किया है? एडिक्शन फ्री अमृत काल लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसे देखते हैं। किस संस्था ने राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृत काल लॉन्च किया है? पहले तो इसका उद्देश्य, है भारत को बच्चों के बीच तंबाकू व नशा मुक्त राष्ट्र बनाना। ये इसका उद्देश्य है। भारत को बच्चों के बीच तंबाकू व नशा मुक्त राष्ट्र बनाना, ये इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ इस अभियान को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है एनसीपीसीआर ने, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसे लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य भी आपको ध्यान में रखना। उद्देश्य है भारत को बच्चों के बीच तंबाकू व नशा मुक्त राष्ट्र बनाना। अब देखना इसमें एक क्वेश्चन का आंसर बताना आप। भारत का वह राज्य जिसके प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, ये आपको बताना है, इसका आंसर बताना। बाकी हम तब तक इसके बारे में देखते हैं। एनसीपीसीआर जो लिखा है, एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये क्या है इसके बारे में देखना। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में स्थापित। तो ये कब बना? ये 2007 में स्थापित। किसके अधीन आता है? तो अधीन देखिए इसमें अधीन आता है किसके? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये आता है।
ठीक है ना। किसके अधीन आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है ये। कार्य इसका क्या है? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच करना। एक तो ये काम है इसका, बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को या बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच करना। और बाल अपराध कानून जो है, बाल अपराध अधिनियम 2012, यौन बाल अपराध तो की जांच करना, की जांच व निगरानी रखना, जांच व निगरानी करना, इसके काम है। ठीक है ना। इसमें अध्यक्ष प्लस सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। टोटल मिला कितने हो गए? 7 की टीम हो गई। 6 सदस्यों में कम से कम 2 महिला, है। ठीक है ना। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए, 3 साल के लिए की जाती है। तो इनकी एज के बारे में और देखना, इसकी एज 65 वर्ष और सदस्यों की 60 वर्ष। एक महत्वपूर्ण और ध्यान में रखना, अध्यक्ष और जो सदस्य है इनका कार्यकाल जो है, मतलब इस पद पर ये केवल 2 बार रह सकते हैं बस। पद का जो कार्यकाल होगा इनका 2 बार होगा। अध्यक्ष, एक कोई व्यक्ति अध्यक्ष 2 बार बन सकता है, सदस्य 2 बार बन सकता है बस। ठीक है ना। तो एनसीपीसी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा गठित है। 2007 में फिर ये स्थापित हुआ। ठीक है। किसके अधीन काम करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। कार्य का शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच करना। बाल अपराध 2012 जो अधिनियम है, यौन बाल अपराधों की जांच करना और उनकी निगरानी करना। ठीक है ना। अध्यक्ष और एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, और 6 सदस्यों में क्या रहेगा? कम से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी है। ज़्यादा 6 हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 होना जरूरी है। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। कितने साल के लिए करती है? 3 साल के लिए करती है। सदस्यों की जो रिटायर उम्र कितनी होगी? 60। अध्यक्ष की कितनी होगी? 65 वर्ष। और कार्यकाल पर ये कितनी बार नियुक्त हो सकती हैं? केवल 2 बार नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसका आंसर, भारत का वह राज्य जिसके प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए हैं, तो इसका आंसर है तेलंगाना। कौन सा गाना? तेलंगाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है लखपति प्रश्न। तो इसमें 5 ऑपरेशन है। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन मिशन सागर और ऑपरेशन बनीला। ये किससे संबंधित है? इनके बारे में देखते हैं। तब तक आप बताइए। देखिए पहला देखते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया, भारतीय नौसेना द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। इसलिए चला गया
ऑक्सीजन कंटेनर की तीव्र शिफ्टिंग के लिए नौसेना द्वारा कोविड-19 के समय की बात है, जब ऑक्सीजन कंटेनर जो वितरित किए जा रहे थे उनकी तीव्र शिफ्टिंग के लिए ये चलाया गया था। अब ऑपरेशन नमस्ते, ये भी इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया है। भारतीय नौसेना, लेकिन ये क्यों चलाया गया? ये भी कोविड-19 के टाइम पे चला गया था, लेकिन ये खुद के लिए चलाया गया। भारतीय नौसेना द्वारा खुद को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया। तो ये दोनों के दोनों ऑपरेशन जो है किससे संबंधित है? भारतीय नौसेना संबंधित है। ठीक है ना। तो पहला था ऑक्सीजन कंटेनर की तीव्र शिफ्टिंग के लिए, और दूसरा है क्या? खुद को सुरक्षित रखने के लिए। तो देखिए इसका आंसर। तो ऑपरेशन समय सेतु वो भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 द्वारा के दौरान ऑक्सीजन कंटेनर की तीव्र शिफ्टिंग के लिए। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 से सुरक्षित रखने व कोविड-19 का प्रसार को कम करने के लिए सरकार की मदद करने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था। क्यों किया था? विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों की घर वापसी के लिए चलाया गया था। क्या? ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन मिशन सागर, ये भी विदेश मंत्रालय क्यों चलाया गया था? तो देखना इसमें मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स और कोरोमोस के लिए खाद्य आपूर्ति करना के लिए चलाया गया था। ठीक है ना। खाद्यान्न से संबंधित कमी ना हो इन देशों में, तो उसकी मदद के लिए मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स और कोरोमोस में ये चलाया गया था विदेश मंत्रालय द्वारा। मिशन सागर, वंदे भारत जो मिशन है, ऑपरेशन है, वो भी किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। वंदे भारत और मिशन सागर, ये दोनों भारतीय सेना द्वारा, ये नौसेना द्वारा, ये सेना द्वारा चलाया गया था। लास्ट है अपना ऑपरेशन बनीला, ये चलाया गया था किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा। भारतीय नौसेना क्यों चलाया गया था? मानव सहायता व आपदा प्रबंधन के लिए चलाया गया था। मानवीय सहायता के लिए और आपदा प्रबंधन के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन बनीला चलाया गया था। तो देखना 3 सेना के हो गए, भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना। समुद्र सेतु, नमस्ते और बनीला। ठीक है। 2 कोविड-19 टाइम के हैं, और ये मानव सहायता के लिए चलाया जाता है और आपदा प्रबंधन के लिए चलाया जाता है। कौन सा? बनीला। और 2 विदेश मंत्रालय द्वारा हो गए, वंदे भारत और मिशन सागर। दोनों के दोनों कोविड-19 के टाइम पे चलाए गए। ये 14,800 भारतीयों की घर वापसी के लिए, कब? कोविड-19 के टाइम पर, जो विदेशों में फंसे थे। और ये मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स और कोरोमोस के लिए खाद्य आपूर्ति के लिए चलाया गया था कोविड-19 के टाइम पर। तो ये हमारे आज के लखपति प्रश्न हो गए। तो आज की करंट में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे और कुछ स्टैटिक जीके देखी। एक आयोग देखा हमने NPCR,
आज की करंट यहीं खत्म होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।